प्रणाम दोस्तों। तो एक और चेतन भगत की बुक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल ये बुक 2016 में आई थी। इसमें आप राधिका मेहता की स्टोरी देखते हैं और चलिए इस स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं। स्टोरी है राधिका की। राधिका 27 साल की यंग वुमेन है और उसकी शादी हो रही है गोवा में, जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग है। उसकी शादी हो रही है ब्रिजेश से, जो कि यूएसए में फेसबुक कंपनी में काम करता है और वो बॉर्न हुआ था दिल्ली में, लेकिन वो यूएसए में सेटल हो गया है और ये वीक उन लोगों की शादी है। तो इसी तरह राधिका भी दिल्ली में ही बॉर्न बॉटअप हुई थी और उसने आईआईटी आईआईएम करने के बाद उसको गोल्डमैन सैच में जॉब मिल गई थी यूएसए में पहले। उसके बाद वो हांगकांग गई थी शिफ्टिंग के बाद और उसके बाद अभी वो लंदन में काम करती है और लगभग $500,000 वो साल का कमाती है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी शादी में उसका पहला बॉयफ्रेंड, जो उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड होता है देबू, जो यूएसए में था, वो आ जाता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक्चुअली जब सबसे पहले राधिका की जॉब लगी थी यूएसए में गोल्डमैन सैच में ही, तो तब देबू और राधिका रिलेशनशिप में आए थे और लगभग 2 साल तक इन लोगों का रिलेशनशिप चला था। हालांकि 4 साल हो गए इन लोगों का रिलेशन टूटे हुए और ये लोग अच्छे रिलेशन में थे, लेकिन देबू थोड़ा जेलस फील करता था क्योंकि देबू एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, वो इतना नहीं कमाता था। वहीं राधिका उससे काफी ज्यादा पैसे कमाती थी। दूसरी तरफ वो चाहता था राधिका अगर मुझसे शादी करे तो वो घर में रहे, वो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और राधिका को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उनका रिलेशनशिप टूट जाता है। तो खैर देबू आ चुका है शादी में और दूसरी तरफ राधिका पर एक और बम फूट जाता है जब उसका दूसरा बॉयफ्रेंड, जो उसका सेकेंड रिलेशनशिप था, नील, वो भी आ जाता है इसी शादी में। अब नील उसे हांगकांग में मिला था। एक्चुअली जब यूएसए में राधिका और देबू का रिलेशनशिप टूटा था तो राधिका बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, तो उसने यूएसए छोड़ के हांगकांग में शिफ्टिंग ले ली थी गोल्डमैन सैच बैंकिंग कंपनी में ही। अब हांगकांग में नील राधिका के बॉस का बॉस होता है। धीरे धीरे उनमें नजदीकियां बढ़ती है और फिलीपींस के ट्रिप के दौरान, बिजनेस ट्रिप के दौरान, इन दोनों में प्यार हो जाता है और ये लोग वहां से साथ रहने लगते हैं और काफी समय तक ये लोग साथ रहते हैं। राधिका कुछ कमिटमेंट चाहती है नील से कि मतलब वो लोग साथ रह रहे हैं या आगे क्या होगा उनकी लाइफ का या इस रिलेशनशिप का। हालांकि नील तब कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो कुसुम से ऑलरेडी मैरिड होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और हाँ, वो राधिका से 20 साल बड़ा होता है। हालांकि वो जिम गीक होता है इसलिए वो बहुत फिट लगता है, लेकिन तब वो कुसुम को छोड़ना नहीं चाहता था। साथ ही साथ वो जानता था कि राधिका बहुत अच्छी है बिजनेस में और वो पैसे काफी अच्छी है वर्क में और वो काफी अच्छे पैसे भी कमाती है, लेकिन शायद वो मेरे बच्चों को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए तब वो उसको कमिटमेंट नहीं देता है और उनका रिलेशनशिप वहां टूट जाता है। खैर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। अब राधिका के सामने 2 प्रॉब्लम्स है। पहला तो नील आ चुका, देबू आ चुका है, दूसरा नील आ चुका है और तीसरा ब्रिजेश। अब ब्रिजेश से उसकी ये लगभग अरेंज मैरिज है। दोनों शादी.com के थ्रू मिले थे और राधिका की मदर उसे काफी फोर्स कर रही थी शादी के लिए, इसलिए उसने हाँ बोल दी थी। तो इस शादी के लिए भी वो श्योर नहीं है और अब ये कंफ्यूजन है और अंत में राधिका यही करती है कि वो किसी से मैरिज नहीं करती। कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और मैं देबू से तो ना मैरिज करूंगी क्योंकि तुमने डम किया मुझे, और ना नील से करूंगी, और ब्रिजेश से कहती है कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूं और वो शादी तोड़ देती है। ओवरऑल अगर नॉवेल के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी आपको चेतन भगत की वही खासियत नजर आएगी कि इसमें सिंपल इंग्लिश का प्रयोग है, तो स्टोरी काफी फास्ट पेस हो जाती है और आप फटाफट ये सारी बुक खत्म कर देंगे। और ज्यादा नहीं, 270-75 के बीच में ये पेज है, तो थोड़ी छोटी भी कह सकते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ फेमिनिज्म का इसमें टॉपिक उठाने की कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज फेमिनिज्म पर उतना मतलब ध्यान देती है और ये शायद उस बारे में उतनी बात भी करती है। एक्चुअली खाली इसका नाम थोड़ा वैसे लिख दिया गया है। बाकी एक बॉलीवुड ड्रामा मूवी की तरह है
कि मतलब कैसे होता है कि अंत में शादी के समय हीरो हीरोइन को लेके भाग जाता है, या वैसे ही टाइप है। हालांकि इसमें हीरो हीरोइन नहीं लेके भागता, शादी कैंसिल हो जाती है। और ये थोड़ा ड्रामेटिक ज्यादा लगता है कि मतलब एक ही शादी में ही अचानक उसके दोनों बॉयफ्रेंड पहुंच गए हैं और वो एक अरेंज मैरिज कर रही है जिसके बारे में श्योर नहीं है, और वो शादी कैंसिल करना चाहती है। दूसरी तरफ 50 शेड्स ऑफ ग्रे के से काफी इसमें इंस्पिरेशन ऐसे लगता है ली गई है। काफी समय तक तो राधिका अपने पैरों पे के बारे में ही बात करती है, पैरों की शेविंग के बारे में और काफी सारी चीजों के बारे में ही बात करती है। बहुत जगह ये चीजें हैं। दूसरी तरफ वो काफी कंफ्यूज है। हालांकि एक लाइन काफी अच्छी लगती है यहाँ पे, जब ब्रिजेश कहता है कि फेमिनिज्म नहीं ह्यूमनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है कि मतलब सब लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग को। ये नहीं कि महिला है तो उसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए, पुरुष है उसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए। फेमिनिज्म से अच्छा ह्यूमनिज्म है कि हर इंसान एक जैसा ट्रीट हो, जो कि काफी अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ अच्छी बात ये भी है कि ये बात थोड़ी सही लगती है कि अगर लड़की थोड़ी ब्राउन साइड से हो या कोई भी थोड़ा ब्राउन साइड से होता है तो सोसाइटी थोड़ा उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी तरफ अगर लड़की थोड़ा ज्यादा कमाए या उसके कुछ रिलेशनशिप हो तो हमारे समाज में कई सारे प्रश्न उठते हैं, तो ये भी बात थोड़ी ठीक लगती है। ओवरऑल ड्रामा अगर मतलब आप इसको थोड़ा टाइम पास या थोड़ी मतलब मजेदार स्टोरी की तरह पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको अच्छी लगेगी। आप सोचेंगे कि इसमें फेमिनिज्म कुछ टॉपिक ज्यादा होगा या मतलब कुछ सामाजिक बात करने वाली होगी, तो वैसी बुक नहीं है। नॉर्मल एक ड्रामा और थोड़ा बहुत फन वाली नॉवेल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बोरिंग है, पर ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना बहुत ज्यादा खराब है, बहुत एवरेज बुक है, बहुत ठीक नहीं है ना बहुत खराब है। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो यही है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और चेतन भगत के बारे में मैंने डिटेल बायोग्राफिकल वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं।